तो दिस वाज सेक्शन 376 ए, जहां पे मैंने आपको बता दिया कि रेप के बाद डेथ अगर हो जाती है विक्टिम की तो उसमें क्या पनिशमेंट है। फिर आता है सेक्शन 376 ए बी, दैट इज पनिशमेंट फॉर रेप ऑन अ वुमन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। देखो, आईपीसी में अभी हमने पढ़ा 2013 के अमेंडमेंट के पहले सेक्शन 376 तो था, बट सेक्शन 376 के अंदर क्या था कि अच्छा 376 के अंदर भी जो 18 साल वाला मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, है ना, कि 18 साल से कम की वुमन का अगर रेप किया जाएगा तो उस केस में जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट था वो कितना था, 20 इयर्स, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकता था। वो जो प्रोविजन मैंने बताया था थर्ड सब सेक्शन के अंदर, वो भी 2018 में ऐड किया गया था, 2018 में किया था। मतलब 2013 में तो आप समझ लो कि 18 साल से कम की लड़की का, 16 साल से कम की लड़की का, 12 साल से कम की लड़की का रेप का कोई अलग से प्रावधान ही नहीं था। जो रेप होता है वही रेप होता है। बट 2018 में 16 इयर्स की एज का क्राइटेरिया ले लिया, और 2013 में जब ये 376 ए भी आया था, ठीक है, तभी ये पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज वाला क्राइटेरिया भी ले लिया कि 12 साल से कम की लड़की का अगर रेप किया जाता है तो उस केस में सजा को और गंभीर बना दिया। वो कैसे, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 20 इयर्स का कर दिया, जो कि हमने वहां पे देखा था 16 साल के केस में भी यही था। 16 इयर्स से कम की वुमन का रेप अगर होता है तो उसमें भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 20 ईयर का था। मैक्सिमम उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट था। यहाँ पे मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो ही, बट उसके ऊपर डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। यानी मिनिमम रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 years, it may extend to life imprisonment, which shall mean the imprisonment for the remainder of that person natural life plus fine या फिर डेथ पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना ये अमेंडमेंट कब आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 16 साल का और ये 12 साल का, दोनों अमेंडमेंट 2018। ठीक है, लिख के रख लेना, बैरेक में तो लिखा ही होता है, याद कर। उसके बाद और उसके पहले 2018 के पहले, इनफैक्ट 2013 में भी इन दोनों का स्पेशल प्रोविजन नहीं था। तब रेप सब एज के लिए रेप ही होता था, पनिशमेंट उसकी एक ही थी। फिर आप आओ सेक्शन 376 बी पे। सेक्शन 376 बी टॉक अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। अच्छा, ये वाला सेक्शन भी नया है, 2013 में ऐड हुआ है। और इसमें क्या है कि एक्चुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स जो करता है वो हस्बैंड ही करता है, वाइफ के साथ ही करता है, बट कब करता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेपरेशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेपरेशन यानी कि या तो वो डिग्री ऑफ सेपरेशन उनने ले ली है, या फिर एक तरह से कह दो डाइवोर्स उनने ले लिया, या किसी भी तरह से whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately under a degree of separation, under a degree of separation वो अलग रह रही है, and without her consent उसके हस्बैंड ने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, तो उसको भी पनिशेबल ऑफेंस माना। एंड द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट मे एक्सटेंड टू 7 years प्लस फाइन। इस केस में इम्प्रिजनमेंट थोड़ा कम है, इसको ज्यादा गंभीर ऑफेंस नहीं माना है इसको, इसलिए यहाँ पे जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है वो 2 साल का है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि ये इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस होगा या सिंपल होगा, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट्स डिस्क्रिशन। मिनिमम 2 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 7 साल का हो सकता है। मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 7 साल, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। उसके बाद आप आओ सेक्शन 376 सी पे, दैट टॉक अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या, ऑथोरिटी का मतलब आप कह सकते हो एक ऐसी पोजीशन जहां पे आप एक डोमिनेंट पोजीशन पर बैठे, या आपके पास कोई पर्टिकुलर ऑथोरिटी वहां पे है सामने वाले के लिए। तो सेक्शन 376 क्या कहता है, ये कहता है कि whoever being in a position of authority or in a fiduciary relationship, या तो आप कुछ ऑथोरिटी वाली पोजीशन में बैठे हो, बड़ी पोजीशन पे बैठे हो, या आपका उनके साथ कोई फिड्यूशियरी रिलेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, कोई जानता है? कोई बताएगा? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा इसको, पहले कभी मैंने भी बताया होगा। नहीं पता किसी को?
फिर ऐसी रिलेशनशिप जो भरोसे के ऊपर यानी ट्रस्ट रिलेशनशिप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक ऐसी रिलेशनशिप जो ट्रस्ट पे टिकी हो, तो आप कह सकते हो कि whoever being in a position of authority or a fiduciary relationship which is based on a trust, इसको ट्रस्टी भी कहा जाता है कि एक जना ट्रस्ट पे सामने वाले को कुछ काम सौंप देता है, दैट इज कॉल्ड fiduciary relationship. Or whoever being a public servant, or whoever being a superintendent or manager of jail, remand home, other place of custody, established by or under any law for the time being in force, or a woman or a children's institution. मतलब आप उस वुमन या चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन के सुपरिटेंडेंट हो, उस रिमांड होम के सुपरिटेंडेंट हो, मैनेजर हो, या कोई भी ऐसी प्लेस जहां पे वुमन के और चिल्ड्रन की कस्टडी रखी जाती है, उस प्लेस के सुपरिटेंडेंट या मैनेजर हो, या आप किसी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट हो, या आप किसी हॉस्पिटल का स्टाफ, ठीक। देखो इससे जुड़ता हुआ एक सेक्शन वहां पे हमने सब सेक्शन 2 में भी देखा था, 376 के सब सेक्शन 2 में भी देखा था, पब्लिक सर्वेंट का, अथॉरिटी का, मैनेजर ऑफ जेल का। बट 376C के अंदर अलग से दे दिया कि यहाँ पे आप अथॉरिटी में बैठे हो, फिड्यूशियरी रिलेशन में बैठे हो, पब्लिक सर्वेंट हो, सुप्रिटेंडेंट हो, मैनेजर हो जेल के, रिमांड होम के या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हो, और आप अपनी इस पोजीशन का अब्यूज कर देते हो, किस लिए? टू इंड्यूस और टू सिड्यूस एनी वुमन। अब ये इंड्यूस और सिड्यूस दो वर्ड है, आप इसको याद रखना। इंड्यूस और सिड्यूस, सामने वाले को उकसा रहे हो आप, या आप सामने वाले को इंड्यूस कर रहे हो कि हो जा, उस एक्ट के लिए कंसेंट दे दे, या आप उसको सिड्यूस कर रहे हो किसी भी तरीके से, either in his custody or under his charge, or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape। इस वर्ड को मार्क करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड क्या लिखा है? such sexual intercourse not amounting to the offense of rape, not amounting to the offense of rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पे not amounting to rape वर्ड इनने क्यों यूज करा है, उसका क्या मतलब है? देखो उसका मतलब बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल मतलब है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सेक्शन पढ़ाया, सेक्शन 376, मैंने उसमें आपको सब सेक्शन 2 पढ़ाया। सब सेक्शन 2 के अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी का रेप करता है, किसी वुमन का जो उसकी कस्टडी में है, तो उसको तो रेप बोलेंगे ना हम, करेक्ट, उसको रेप बोलेंगे। या कोई पर्सन जो कि किसी जेल का मैनेजर है और वो जेल में जो वुमन है उसका रेप किया, उसको भी रेप बोलेंगे सब सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। रेप बोल रहे हैं उसको, मतलब वो तो रेप है, तो उसका सेक्शन 376C से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। उसको वहां रेप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे वुमन की कंसेंट नहीं थी, वहां पे वुमन की कंसेंट नहीं थी। वहां पे जो जेल का मैनेजर है उसने जेल में कस्टडी में मौजूद वुमन का रेप किया था, बिना किसी कंसेंट के किया था, बस रेप कर दिया था, तो उसको रेप कहा था। बट यहां पे सेक्शन 376C में क्या हो रहा है? यहां पे आप चाहे उस जेल के मैनेजर हो, बट एक्चुअल में आप कर क्या रहे? वहां पे जो वुमन है आप उसको इंड्यूस कर रहे हो, आप उसको सिड्यूस कर रहे हो, यानी आप उसकी कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हो। आप उसे फोर्स कर सकते हो, एक तरीके से आप उसे बार बार उस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप उसे इंड्यूस कर रहे हो, आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके सामने वाले को इंड्यूस कर रहे हो कि कर कर, ऐसा करके आप उसको बार बार बोल रहे हो, और फिर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ किया। आपके इंड्यूसमेंट से तंग आके, आपके सिड्यूसमेंट से तंग आके उस वुमन ने आखिरकार हाँ बोल दिया होगा। तो अब इस चीज को हम एक्चुअली रेप तो बोल नहीं सकते, हम इस सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप तो बोल नहीं सकते अभी, एकदम से रेप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि रेप के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट और भी चाहिए होते हैं, अगेंस्ट कंसेंट, अगेंस्ट विल, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। यहाँ पे सामने वाले ने अपनी कंसेंट मान लो दे भी दी है, बट बहुत गलत तरीके से दिया, आपके बार बार फोर्स करने पे दिया, आपके इंड्यूसमेंट पे दिया।
इसलिए इसको नॉट अमाउंटिंग टू रेप वर्ड यहाँ पे इनने यूज करा है। बट ऑफेंस तो ऑफेंस होता है, इसको ऑफेंस तो माना गया, इसलिए इसका जो इम्प्रिजनमेंट है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, वो 5 साल से कम का नहीं हो सकता और वो मैक्सिमम 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। तो आप इस सेक्शन को और सेक्शन 376 को कंफ्यूज मत होना दोनों में। वहां पे स्पेसिफिकली वो ऑफेंस रेप की कैटेगरी का था, इसलिए वहां पे पनिशमेंट भी ज्यादा थी। आप पनिशमेंट से भी अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पे पनिशमेंट ज्यादा थी। वहां पे पनिशमेंट आप देखो कितनी थी, वहां तो इनफैक्ट नॉट लेस देन 10 years, इम्प्रिजनमेंट लाइफ तक का हो सकता है, साथ में फाइन भी था। यहाँ पे सिर्फ 5 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस, मतलब मिनिमम 5 साल का और मैक्सिमम 10 साल का और फाइन। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 376D पे। सेक्शन 376D टॉक्स अबाउट गैंग रेप। गैंग रेप का मतलब where a woman is raped by one or more person constituting a group of person acting in furtherance of a common intention, then each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape. अगर एक वुमन का रेप किया गया है, एक से ज्यादा मैन द्वारा किया गया है और उन सबका एक कॉमन इंटेंशन था कि हमें रेप करना है और उन सब ने अपने कॉमन इंटेंशन से रेप किया है, तो हर एक व्यक्ति, जो कि कॉमन इंटेंशन की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके सेक्शन 34 में जब हमने आईपीसी स्टार्ट किया था, हर एक व्यक्ति जो उस कॉमन इंटेंशन से वो एक्ट करता है, माना जाएगा कि उस हर एक व्यक्ति ने रेप किया है और उसको गैंग रेप बोलते हैं। और इसमें जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो 20 साल से कम का नहीं हो सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का एक्सीड हो सकता है, जिसमें रिमाइंडर ऑफ द पर्सन नेचुरल लाइफ तक की पनिशमेंट मिलेगी, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। मतलब मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 20 साल, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। और जो फाइन है वो जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन हो जाना चाहिए विक्टिम का, और जो फाइन इंपोज किया है वो विक्टिम को पे कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज थी गैंग रेप, सिंपल सी चीज थी। अब आ जाओ सेक्शन 376 DA पे, द पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन अ वुमन अंडर 16 years ऑफ एज। अभी जो गैंग रेप पढ़ाया 376D के अंदर, अगर वो 16 साल से कम की वुमन का होगा तो 376DA लगेगा, और अगर 12 साल से कम की वुमन का होगा तो 376DB लगेगा। और आप देखो 16 साल से कम की, यानी अंडर 16 years की अगर लड़की का गैंग रेप किया जाता है तो उस केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, और अगर 12 साल से कम की लड़की का गैंग रेप किया जाता है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तो है ही, बट साथ में कैपिटल पनिशमेंट भी इंसर्ट कर दी गई। ये कैपिटल पनिशमेंट आपको वहां पे मिसिंग दिखेगी, गैंग रेप के केस में कैपिटल पनिशमेंट मिसिंग दिखेगी। लेकिन अगर वुमन 12 साल से कम की होगी और तो उसका गैंग रेप किया है, तो फिर पनिशमेंट डेथ की भी आपको मिल सकती है। दोनों ही केसेस में फाइन जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, दोनों ही केसेस में फाइन जो है वो विक्टिम को पे कर दिया जाएगा। मतलब 12 साल से कम की बच्ची है तो डेथ पनिशमेंट तक मिल सकती है गैंग रेप के लिए, और अगर 12 से 16 है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट मिलेगा ही नहीं। 12 से 16 मतलब ये 16 ईयर्स वाला, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है बस, पनिशमेंट कम पनिशमेंट है ही नहीं, 20 साल 30 साल का प्रोविजन ही नहीं है, तो वो भी आप याद रखिए। फिर आप आ जाओ पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर, सेक्शन 376E। ये रिपीट ऑफेंडर वाली चीज क्या है? ये रिपीट ऑफेंडर वाली चीज ये है कि कोई पर्सन जिसको पहले कभी सेक्शन 376 के लिए या 376 से जुड़े हुए किसी भी सेक्शन के लिए, यानी रेप से जुड़े हुए किसी भी सेक्शन के लिए अगर पहले कॉन्विक्ट कर दिया गया था और फिर भी उसने सब्सिक्वेंटली वापस से रेप किया और फिर से उसका कॉन्विक्शन हो रहा है, तो अब की बार उसको आप सीधे ही लाइफ इंप्रिजनमेंट देना, कम सजा देना ही मत। यानी एक व्यक्ति जो पहले रेप के लिए कॉन्विक्ट हो चुका है अगर फिर से रेप करता है तो अब की बार आप उसको 20 साल का इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये सब मत करना। या तो सीधे आप उसको उसकी जीवन भर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देना, या फिर आप उसको सीधे डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दे देना। ठीक है, चाहे फिर वो ऑफेंस रेप का कोई सा वाला भी क्यों ना हो, चाहे वो 376 वाला हो, ए वाला हो, एबी वाला हो, डी वाला हो, डीए वाला हो या डीबी वाला हो, चाहे कोई सा भी हो, अगर दूसरी बार किया है उसने, सब्सिक्वेंटली किया है, तो आप उसको सीधे डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमेनिंग ऑफ द लाइफ दे देना। चलिए अब एक लास्ट चीज कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अननेचुरल ऑफेंस, दैट इज सेक्शन 377। अब ये अननेचुरल ऑफेंस क्या होता है? आप सेक्शन 377 की रीडिंग करोगे तो आपको तो इसमें इतना छोटा टॉपिक दिखाई देगा कि आप समझ नहीं पाओगे। लिखा है whoever voluntary has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or anyone। अब देखो ये वाला ऑफेंस ना किसी पे भी लग सकता है, किसी भी पर्सन पे लग सकता है ये ऑफेंस का चार्ज।
और अगेंस्ट द नेचर इंटरकोर्स होना चाहिए, मतलब नेचर ने जो बनाया है उसके अगेंस्ट होना चाहिए, चाहे वो मैन हो, वुमन हो, चाहे वो एनिमल हो। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट इसमें मिलता है, या फिर 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है और फाइन लगाया जा सकता है। एक्चुअली दिस सेक्शन वाज इंटेंडेड टू पनिश द ऑफेंस ऑफ सोडोमी, बगरी एंड बेस्टेरियटी। ये तीन जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखे हैं ना, आप इन टर्म का मीनिंग गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल मीनिंग होते हैं, थोड़ा रिसर्च वर्क आपको भी देता हूँ करने के लिए। उसके बाद इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या होते हैं। पहला इंग्रेडिएंट कार्नल इंटरकोर्स, जो कि अपने को डेफिनेशन के अंदर दिखाई दिया। कार्नल इंटरकोर्स का मतलब होता है कनेक्टेड विद द बॉडी, एक तरह से आप उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बोल सकते हो। और दूसरी चीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के विरुद्ध, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए पहला इंग्रेडिएंट, और दूसरा कि वो प्रकृति के विरुद्ध होना चाहिए। जैसे प्रकृति के हिसाब से क्या बनाया था, प्रकृति के हिसाब से मैन वुमन, वुमन मैन, ठीक है। बट अगर आपने इसके अगेंस्ट जाके कुछ कर दिया, जैसे वुमन वुमन, मैन मैन, या मैन एनिमल, कुछ भी, तो वो इस ऑफेंस में फॉल करेगा, सेक्शन 377 में फॉल करेगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार ये जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि अगर दो एडल्ट प्राइवेट में कोई एक्ट करते हैं, चाहे फिर वो दोनों मैन हो, चाहे फिर वो दोनों वुमन हो, क्योंकि मैन और वुमन अगर करेंगे तो इस सेक्शन की बात ही नहीं उठती। इस सेक्शन की बात कब उठेगी, जब हम अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैन और मैन, वुमन और वुमन। तो उस केस में ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता था पहले, बट दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि ये तो गलत बात है। अगर दो लोग एडल्ट हैं, कंसेंट देने के लिए वैलिड है, तो उनके पास ये अधिकार है, उनके पास ये फंडामेंटल राइट है कि उनको जो करना है वो करें। आप उन्हें क्यों क्रिमिनलाइज कर रहे हो। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कह के आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का वायलेशन बता के 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। केस का नाम था नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। बट सुरेश कुमार कौशल का फिर एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया और बोला कि नहीं, सेक्शन 377 पूरी तरह से वैलिड है। मतलब पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2014 में, यानी 4 साल बाद, कह दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है, सेक्शन 377 पूरी तरह से वैलिड है। फिर 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को फिर एक दूसरा केस देखना पड़ा, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट केस। फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को, जो कि सुरेश कुमार वाले में सुनाया था, उसको ओवररूल कर दिया। बोले यार हमसे गलती हो गई थी, हमने वहां पे कह दिया कि 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, हम उसको मान लेते हैं कि जब तक दो एडल्ट अपनी कंसेंट से इंटरकोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट स्पेस में कर रहे हैं, मतलब अकेले कमरे में, बंद कमरे में, जहां किसी को नहीं दिख रहा है, वहां पे दो एडल्ट, चाहे वो दोनों मैन हो चाहे वो दोनों वुमन हो, अगर वो ये एक्ट कर रहे हैं तो उससे किसी भी तरह की पब्लिक डिसेंसी को हार्म नहीं हो रहा है, मॉरलिटी को हार्म नहीं हो रहा है, इसलिए वो चीज पनिश नहीं की जा सकती। ठीक है, करेक्ट। तो इसका मतलब कि सेक्शन 377 जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट कर रहा है, मतलब वो इनकी फ्रीडम को वायलेट कर रहा है कि अगर ये प्राइवेट स्पेस में कुछ कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी में कुछ कर रहे हैं, तो आप इनको पनिश क्यों कर रहे हो। तो कोर्ट ने बोला कि जहां तक सेक्शन 377 कंसेंशुअल सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टू एडल्ट, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो, हीट्रोसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो, ये तीनों वही मैन मैन, मैन वुमन, ये सब है। अगर कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप है और अगर 377 उनको पनिश कर रहा है तो ये गलत बात है, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर ये सेक्सुअल एक्टिविटी आपने किसी एनिमल के साथ की तो सेक्शन 377 आप पे एप्लीकेबल होगा और उसके लिए ये एक पीनल प्रोविजन बन के रहे। तो इन टोटल सी बात है कि अब ये सेक्शन 377 सिर्फ एनिमल के साथ बच गया है, क्योंकि मैन और मैन, वुमन और वुमन अगर आपस में कोई कंसेंशुअल एक्ट करते हैं, प्राइवेट स्पेस में करते हैं, जनता के सामने नहीं करते हैं, पब्लिक डिसेंसी को भंग नहीं होने देते हैं, तो उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा। और ये काफी लैंडमार्क रूलिंग थी जिसमें सेक्शन 377 को कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया था। केस का नाम याद रखना, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब ये ऑफेंस सिर्फ एनिमल के लिए बच गया है, जो कि अभी भी वैलिड है। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट इसमें आपको मिल सकता है, 10 सालों तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है और फाइन भी आप पे लगाया जा सकता है। चलिए, यह अननेचुरल ऑफेंस वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर 16 जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया। अब हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को रहेगी और उसमें हम चैप्टर 17 पढ़ना